पहले हम देखते थे कोई बूढ़ा होगा तो शायद बाल गिरेंगे या सफ़ेद होंगे। आजकल जवानों में बहुत मसला है गंजपन का, इवन ख़वातीन में बहुत मसला है, हेयर ट्रांसप्लांट का रुझान बढ़ चुका है। और ऐसे में वो जो तेल बेचने वाले हैं, शैम्पू बेचने वाले हैं, उनकी बड़ी चांदी हो गई है। तो कितना ये तेज़ी से बढ़ रहा है रुझान और क्या गलतियाँ जो हम कर रहे हैं? जी, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हेयर लॉस इतना यंग एज में क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखें, मेल्स और फीमेल्स में फ़र्क कॉजेज़ हैं। मेल्स के अंदर तो एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी फैमिली में, आपके दादा नाने की फैमिली में, ताया चचा मामू कहीं पे भी कोई बॉल्ड था तो आप बहुत हाई रिस्क हैं कि वो जीन आपके अंदर आएगी और जब आप 18 साल से ऊपर उम्र में जाएंगे और मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन ब्लड में आएगा तो वो जीन एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। तो अब सिर्फ उसके अंदर ये हो सकता है कि आप ऐसा लाइफस्टाइल करें कि वो जीन देर से एक्टिव हो, सिर्फ ये कर सकते हैं, जो कि पहले देर से ही एक्टिव होती थी। 40-50 साल में जाके गंजपन आता था, अब 20-25-18 साल के बच्चों में भी गंजपन आ रहा है। तो उसका रीजन है कि जिस तरह जेनेटिक्स एक साइंस है, इसी तरह अब एपीजेनेटिक्स भी एक साइंस है कि लाइफस्टाइल, डाइट, उससे आप जीन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जीन्स को स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं, एंटी एजिंग जीन्स को स्विच ऑन कर सकते हैं और एजिंग जीन्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, आपकी डाइट कैसी है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। तो पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल मैटर करता है फॉर हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर, क्योंकि बाल और स्किन जो है वो बेसिकली आपका इंडिकेटर है आपकी हेल्थ का। तो आपकी अगर हेल्थ इंटरनली खराब होगी तो स्किन और बाल खराब होंगे। तो आपका बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट्स चाहिए आपको। आजकल आपकी जो डाइट है, आपकी अच्छी डाइट भी होगी तो वो आपको प्रॉपर विटामिन मिनरल्स जिस डोज में चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो लोगों को एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि शायद विटामिन नहीं खानी चाहिए। तो आजकल तो यंग एज में भी और आपकी डाइट भी सही है तब भी आपको बेसिक मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। मल्टीविटामिन लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, फिश ऑयल लेना चाहिए। ये कम से कम ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और आप ये बता रहे हैं ना कि विटामिन्स वगैरह, खुराक वगैरह और बाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं शेप हो रही होती है अगर बाल अच्छे होते हैं। अच्छा, हम पहले देखते होते थे कि ट्रांसप्लांट करवा लिया या पैच लगवा लिया तो वो बड़ा विजिबल नज़र आता था, आइडिया इंसान को हो जाता था कि इसने पैच लगवाया है। लेकिन अब क्या क्या नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह से तब्दीलियाँ हो रही हैं? अभी हमारी जो नई जनरेशन है उनको अभी बहुत ये आइडिया नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी सोल्यूशंस हैं। मेडिकल सोल्यूशंस भी हैं। अब अगर आपकी बहुत अर्ली स्टेज है तो अपने बालों के गिरने को डिले कर सकते हैं। रोक नहीं सकते लेकिन डिले कर सकते हैं। तो डिले भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपको 5-7 साल मिल जाए, जो आपकी यंग एज है, शादी वाली एज है, वो गुजर जाए तो उसके बाद फिर आप बर्दाश्त करना आसान हो जाता है ऐसा लॉस। तो ट्रांसप्लांट के अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट टाइमली शुरू कर लें। और फिर नॉन सर्जिकल हेयर सिस्टम जो आपने अभी बात की, वो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बन गई है और वो बगैर सर्जरी के होता है। और हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज जिस तरह फैसल कुरैशी एक्टर हैं, जाहिद अहमद हैं, इन्होंने नॉन सर्जिकल कराया हुआ है पिछले 25 साल से। ठीक है। और बल्कि जाहिद अहमद का भी हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे कि उसने 2 FUE हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी हेयर सिस्टम कराया। तो यहाँ पे एक चीज ये भी माइंड में रखनी चाहिए कि आप देखें आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी एज ग्रुप और आपकी सोसाइटी जिसमें आप मूव कर रहे हैं, आप जिस एज में हैं और आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरा करती है? शायद ना करे। तो फिर शुरू में ही हेयर सिस्टम पे चला जाना चाहिए। सही। ठीक है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपने देखा हो कि अगर आपका एरिया बहुत छोटा हो फिर घनापन आ जाता है, बट अगर एरिया बड़ा हो तो बाल तो आ जाते हैं, फिर घनापन नहीं आता, थिन होते हैं। तो वही वाली बात है, थिन बालों से सियासतदान तो बन सकते हैं। थिन बालों से सियासतदान बन सकते हैं, हीरो नहीं बन सकते। तो हीरो बनने के लिए आपको थिक हेयर ही चाहिए। वो जो हम एड्स में भी देख रहे होते हैं, बड़े जबरदस्त से बाल और इतना वॉल्यूम होता है, वो यही पीछे सारी सूरत हाल होती है। अच्छा, खवातीन में भी हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत कम बाल हैं, क्यों? क्या वो हार्मोनल इश्यूज में? जब आपने टॉपिक छेड़ा है ना, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो बात होनी चाहिए वो खवातीन सबसे ज्यादा हेयर लॉस और हेयर लॉस के न्यू ट्रीटमेंट्स के नाम पे एक्सप्लॉइट हो रही हैं। जी। ब्यूटी सलून्स में भी एक्सप्लॉइट हो रही हैं, एस्थेटिक क्लिनिक्स में भी एक्सप्लॉइट हो रही हैं और अपनी मियाओं की हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट कर रही हैं। एक्सटेंशंस भी, विग्स भी ले रही हैं। तो फीमेल हेयर लॉस सबसे आसान है ट्रीट करना। अच्छा। बिल्कुल। उसको हेयर ट्रांसप्लांट की बिल्कुल ही एंड स्टेज पे जरूरत पड़ती है। अगर सही तरह से टाइमली डायग्नोसिस हो जाए और उसका इलाज हो जाए तो बाल निकल आते हैं दोबारा। ठीक है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फीमेल्स में जो कॉज है वो आयरन डेफिशिएंसी है बालों का।
आपका सीरम फेरेटिन एक टेस्ट होता है, ठीक है, वो हर फीमेल को कराना चाहिए साल में 2 दफा कम से कम। ठीक है, सीरम फेरेटिन, यानी कि कई लोग आयरन चेक कराते हैं, नहीं आयरन टेस्ट नहीं है, सीरम फेरेटिन का टेस्ट है। ओके, तो वो अगर आपका 70-80 से कम है तो आपको फिर आयरन सप्लीमेंटेशन चाहिए। और मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है कि ओरल आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आपको आईवी ड्रिप जिस तरह प्रेगनेंसी में और उसके बाद आपको आईवी आयरन गायनेकोलॉजिस्ट लगाती हैं जी, फोलिक एसिड देती हैं, तो ये इसी तरह आयरन की आईवी ड्रिप प्रोबेबली इतना कम है हमारी पॉपुलेशन में, यंग गर्ल्स में भी, कि उनको आयरन ड्रिप्स चाहिए। और हमारे पास जो आती हैं हम उनको पहले फेरेटिन चेक करते हैं तो 90% का फेरेटिन कम होता है। और अक्सर औकात अगर आपके बालों को गिरते हुए 6 महीने साल से ज्यादा नहीं हुए और आपका डायग्नोसिस हो गया है और आयरन डेफिशिएंसी निकली है, तो 6 महीने आयरन लेवल सही करने के बाद 6 महीने में आपके बाल घने होने शुरू हो जाते हैं। बस नासिर साहब, आप समझें कि आपसे मैंने अपॉइंटमेंट अपने लिए तो ले ली है कि मैंने अपने बाल तो दुरुस्त कर लेने। अब इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि हमारे पास फीमेल्स आती हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से होके, एस्थेटिक क्लिनिक से होके, ब्यूटी सलून से होके, हर जगह से वो एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, 15 PRP सेशंस, एक्सोसोम्स 40 लाख रुपए के, और किसी ने उनका फेरेटिन चेक नहीं किया होता। तो अगर आपकी बेसिक पता सही नहीं है तो आप जितने मर्जी PRP करा लें, जितने मर्जी एक्सोसोम्स करा लें, आपकी रिकवरी नहीं होगी, आपके पैसे ज़ाया होंगे। हाँ, अगर आपका डायग्नोसिस हो गया, आपने आयरन सप्लीमेंटेशन कर ली, अब आप चाहती हैं कि बालों की रिकवरी 6 महीने के बजाय 3 महीने में हो जाए, उसके लिए आप PRP की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप टेस्टिंग भी ना करें, आप फेरेटिन चेक भी ना करें, उस प्रोसीजर को फास्ट कर देगा। जबरदस्त। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। सही। अच्छा, मिनॉक्सिडिल का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सोशल मीडिया पे इतना रुझान है, उसको यूज़ करने का बताते हैं, और ट्रेटिनॉइल जो है वो लगा कर करें तो बहुत फास्ट हो जाता है, इसमें कितनी सदाकत है? फीमेल्स के अंदर नंबर 1 वही मैं कहूँगा मिनॉक्सिडिल के लिए भी कि पहले डायग्नोसिस कि आपकी विटामिन डी पूरी होनी चाहिए, आपकी विटामिन B12, आपका सीरम जिंक, फेरेटिन, आयरन, हार्मोन्स, TSH आपका नॉर्मल होना चाहिए, प्रोलैक्टिन नॉर्मल होना चाहिए। ये सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन हैं फीमेल्स में कि अगर उनके बाल एक टाइम से ज्यादा गिर रहे हैं तो सबसे पहले ये टेस्ट होने चाहिए। ठीक है। और ये इन टेस्ट की जो वैल्यूज हैं वो हायर एंड पे होनी चाहिए, नॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए, हायर एंड पे होनी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ ठीक हो गया, फिर आप PRP, स्टेम सेल्स और सारी और मोनोक्सिडिल, ठीक है, आप फिर रिकवरी को तेज करने के लिए कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप टेस्ट भी ना कराएं, चेक भी ना करें, सप्लीमेंट्स भी नहीं लें, सीधा मोनोक्सिडिल, PRP, ये चीजें वो काम नहीं करेंगी फिर। लेकिन उन्होंने तो मंजन बेचना शुरू किया हुआ है, लोगों को बेसिक पता ही नहीं है, और ये बहुत ज्यादा रुझान जो है। हम बाय डिफॉल्ट एज ह्यूमंस हम शॉर्टकट मांगते हैं, हम शॉर्टकट मांगते हैं और शॉर्टकट है नहीं। ठीक। अच्छा, बायोटिन का भी बहुत रुझान है, सप्लीमेंट्स का। अब इवन मैं खुद भी सोशल मीडिया पे देखा, ज़रा सा हेयर फॉल हुआ, अच्छा किसी का ये प्रॉब्लम है, शायद विटामिन डी की कमी है, क्योंकि अक्सर वीडियोस इस तरह की आ रही होती है, अगर आपके बाल इधर से थिन हो रहे हैं तो ये वाला सप्लीमेंट खाएं, यहाँ से थिन हो रहे हैं तो ये वाला सप्लीमेंट खाएं। तो अगले दिन मैं जाती हूँ वो सारे सप्लीमेंट्स ले आती हूँ कि इस टाइम ये खाना है, वो खाना। इसमें अब गलती हमारी भी है जी। सोशल मीडिया ने कोई MBBS नहीं किया हुआ, सोशल मीडिया ने पोस्ट ग्रेजुएशन FCPS या अमेरिकन बोर्ड नहीं किया हुआ, तो सोशल मीडिया को आप इतना बिलीव करना शुरू हो गए हैं, और उसकी ऑथेंटिसिटी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे झूठ और सच को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये जो हेयर लॉस मैनेजमेंट है, या ये स्किन के अंदर आती है या हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर आती है, इसकी डिग्री लेना MBBS के बाद 3-4 साल लगते हैं, पढ़ना पड़ता है जी, ठीक है। तो आप किसी ऐसे बंदे के पास मशवरा करने जाएं जो उस चीज का स्पेशलिस्ट हो, ना कि कोई टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर जो है वो अपना टिकटॉक शॉप बना के वहाँ पे कोई चीज बेच रहा है तो आप उसको बस यही तो मार्केट है। जिसके बाल अच्छे हैं उसने तेल बना लिया, जिसकी स्किन अच्छी है उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और हम सब उसके पीछे लग गए कि फॉलोअर्स हैं। अब तो ये हो रहा है कि जिस तरह हकीम भी अपनी दवाइयों में स्टीरॉइड डालते थे, तो अब ये जो तेल शेल आ रहे हैं इनमें मिनॉक्सिडिल भी डली हुई है। ओके। हाँ, बहुत सारे हकीम है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अक्सर हम मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल करते हैं तो बाल गिरना शुरू होते हैं, और वो ये कोई नहीं बताता कि ये परमानेंटली आपने यूज करते रहना है, ये डिस्क्लेमर जारी नहीं करते। अच्छा, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की ही बात कर लें, कौन से अफराद ऐसे होंगे जो मौजू हैं जिनके लिए जी बन जाता है कि अच्छा ये हेयर ट्रांसप्लांट करवा ले तो बेहतर है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्दो की कॉस्मेटिक सर्जरी है, बट आजकल एक ट्रेंड लोगों में आ गया है कि उसको कहें तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, कुछ इलाज करा लो, कुछ देखभाल कर लो, कहेगा नहीं कोई मसला नहीं, अब तो ट्रांसप्लांट। तो ये बिल्कुल उसी तरह कहना है कि आपको किडनी प्रॉब्लम हो रही हो और आप किडनी डॉक्टर के पास ना जाएं और कहें मैं ट्रांसप्लांट करा लूंगा, मेरी बहन का गुर्दा एक एक्स्ट्रा है, मैं वो लगवा लूंगा, ठीक है। तो
मैं ऐसी गुर्दा नहीं दे सकती। तो ये भी इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपके बाल गिर रहे हैं तो फौरन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आप डायग्नोसिस कराएं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं। हेयर ट्रांसप्लांट उन लोगों का है जिनका ये सब कुछ करने के बावजूद फिर भी बाल गिर गए, वो आइडियल कैंडिडेट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। या वो उस जमाने में उनके बाल गिर चुके जब ये इलाज नहीं थे, अब वो इस एज में आ गए हैं तो अब वो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जिस तरह मैं बता रहा था 50% लोग जो हैं वो ट्रांसप्लांट से बच भी सकते हैं। सही, अगर वो थोड़ी सी कमिटमेंट हो, थोड़ा सा होमवर्क करें, सही डॉक्टर पे सही टाइम पे चले जाएं, तो दे कैन अवॉइड हेयर ट्रांसप्लांट। अगर वो फुली परमानेंटली अवॉइड नहीं कर सकते, कम से कम 5-10 साल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। नासिर साहब, बहुत ये आपने पॉइंट बहुत जबरदस्त रखा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।